आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। मोहित जी, कक्षा आरंभ कराइए। ओम सभी को सादर प्रणाम। आइए हम अपनी आज की इस वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद कि जिनकी बनाई उत्तम व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आज हम सब मिलकर ये इस कक्षा को करने के लिए हम सभी एकत्रित हो पाए हैं। हम सभी एक अनुकूल आसन में बैठ जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, बाहर के क्रियाकलापों को कक्षा काल तक के लिए स्थगित कर देंगे और उतने समय तक अपनी सभी आंतरिक जो वृत्तियां हैं, जो भी सारा ध्यान है, सारी एकाग्रता है, वो कक्षा के ही विषय पर लगाए रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए, ऐसी बौद्धिक क्षमता दीजिए कि जिससे हम इस वर्णोच्चारण शिक्षा के विषय को सरलता से सीख पावें और इसे अपने व्यवहारिक जीवन का हिस्सा भी बना पावें। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ आइए हम सभी मिलकर एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत ही सुंदर आरंभ कक्षा का। आइए सीधे अपने विषय पर आते हैं। कल तक हमने जो आपको पढ़ाया था अयोग वाह रूप, यहाँ तक, और इसके बाद कुछ आर्य भाषा में लिखा हुआ है उक्त वर्णों में आवर्ग के वर्ण अकार आदि स्वर और का वर्ग आदि वर्गों के वर्ण व्यंजन और स्वर शब्दों में शुद्ध स्वरूप से भी रहते हैं, ये भी बात हो गई थी। व्यंजनों के साथ में मात्रा रूप में रहते हैं, ये भी स्पष्ट कर दिया था। मात्रा रूप स्वरों में जब व्यंजन मिलाए जाते तब प्रत्येक व्यंजन 12 प्रकार से कहा जाता है। उसका स्वरूप और संयोग चक्र जिससे कि व्यंजन का परस्पर संबंध विदित होता है, आगे लिखते हैं। आप में से अधिकांश लोगों ने जिनका जन्म लगभग 90 के आसपास हुआ है, 1990 के आसपास जिनका जन्म है, उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में इसी ग्रंथ का बस एक ये छोटा सा टॉपिक वहां पर गया था, वो 12 खड़ी जो आपको पढ़ाई जाती थी। ये जो 12 खड़ी आपके पिताजी ने जरूर पढ़ी होगी, आपकी माताजी ने, आपके दादा दादी नाना नानी, उन्होंने तो डेफिनेटली पढ़ी ही है, ठीक है। तो यही 12 खड़ी को आप समझ लीजिए आज। वैसे तो आप ये आरंभ में देखेंगे, जब सबसे प्रथम देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा भाई ये क्या पढ़ रहे हैं हम, लेकिन सत्य कहूं, यदि आप में से प्रश्न कर लिया जाए ना तो ये छोटी सी बात का ही आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। उदाहरण के लिए आपको संदेह हो तो एक शब्द देता हूं और आप में से जो भी अपने आप को समझते कह रहे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर दे ही दूंगा। बड़ा सरल प्रश्न है। एक शब्द आपने सुना होगा, चिन्ह। इसमें बताइए हा पहले है कि ना पहले है, पुराने लोगों को छोड़ करके। कोई भी अनम्यूट करके उत्तर दें। एक शब्द होता है चिन्ह, जिसको साइन भी बोल देते हो आप। हा हा पहले आ गया, ची हा और न। ना अच्छा, पहले हाँ आता है। पहले, न पहले होगा। और बताओ। हाँ पहले होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हम बस एक बार ही उत्तर दें, फिर अन्यता को आने दें। गौरव जी। जी आचार्य जी। हाँ पहले कि ना पहले? अच्छा जी, ना अभी तक तो हमको ना ही पता है। ना पहले और हाँ बाद में, ऐसा ना? जी आचार्य जी। बाकी हृदय में पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा आगे भी आ जाता है, कभी कभी बंद वाला बा। संशय की स्थिति बनी रहती है। जी, अन्य? मोहित जी, चलो आपसे भी ले लेते हैं।
न पहले है न। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसमें हा पहले आता है और ना बाद में आता है। चिह न, ऐसा होता है शब्द। चिह न, ऐसा। देखिए मोहित जी ने आपको लिख करके भी दिखा दिया है, ऐसा हा और इसमें फिर ना, ये इस रूप में आपको मिलता है। तो कई लोग जो चिन्ह बोलते हैं ना, वो चिन्ह वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध उच्चारण होता है चिह न, ऐसा। आइए 12। आचार्य जी एक मिनट पूछूंगी, यहाँ है आधा है इसमें या ना आधा है? आधा अक्षर कौन सा है, ना या हा? अगर उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से आपका प्रश्न है, तो ह आधा है और ना पूरा। अच्छा। और यदि मैं वर्णोच्चारण शिक्षा इस शास्त्र की दृष्टि से कहूं, तो हा भी और ना भी दोनों आधे हैं, वो आ के कारण से पूरे होते हैं। वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए, केवल एक अक्षर का स्वरूप और संयोग चक्र, यानी इन दोनों की कनेक्टिविटी, आपस में ये कैसे जुड़ करके क्या बनते हैं, केवल एक व्यंजन की बता रहे हैं। बाकी 33 के 33 व्यंजनों का आप इसी प्रकार से, आवश्यक नहीं कि 33 के 33 का ही करके देखें, लेकिन इसका एक का ये पढ़ा रहे हैं, आप कम से कम 5-10 का अवश्य करके देखें, कॉपी पेन लेकर के अवश्य ही अभ्यास करें, आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, जब मैंने पढ़ा था प्रथम बार, मुझे भी वास्तव में कई चीजें सीखने को मिली थी, और सारी बातें तब समझ में नहीं आई थी जब मैंने प्रथम बार अपने ब्रह्मचारियों को पढ़ाया गुरुकुल में, वहां जाकर के मुझे तब स्पष्ट हुआ, अच्छा इसका ये भी है। अस्तु, तो देखिए हलंत का जो क होता है उसमें अ जुड़ता, तब जाकर के बनता क, और का एक डंडा माना जाता है। क्षमा चाहूंगा, ये जो अ है ह्रस्व आकार का एक डंडा माना जाता है। तो हलंत का और एक डंडा, तब जाकर के पूरा बनता है क, ककार। ऐसे ही हलंत का यानी हलंत व्यंजन का वर्ग का प्रथम अक्षर आ, दीर्घ, और दीर्घ आकार का 2 डंडे माने जाते हैं, तब जाकर के बनता है का, का। मैं आपको इसमें एक बात समझाना चाहूंगा। देखिए मैं अपनी वीडियो दिखाता हूं आपको। कई लोग हम में से के ऐसा बोलते हैं, के, ये जो ये जो ए की ध्वनि है ना, ए, ये ए नहीं होता। वास्तव में इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो होता है अ, ह्रस्व आकार की अ और दीर्घ आकार की आ, पूरा बड़ा मुंह। जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना, तो रसगुल्ला खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा मुंह खोलना पड़ता है। भोजन करते तब भी, लेकिन दूध पीना हो, पानी पीना हो, तो वो थोड़े से मुख से थोड़ा सा खोल करके बस काम चल जाता है उस रूप में। तो अ के लिए अ ऐसा, और आ दीर्घ के लिए आ इस रूप में। तो यहां पर भी देखिए क, का, ये। अगला देखिए हलंत का, जिसको आप छोटी ई बोलते हो, उसको ह्रस्व इकार कहते हैं वर्णोच्चारण शिक्षा की भाषा में। और इसकी मात्रा किस प्रकार से चढ़ती है अक्षरों पर, जो आज हमें ये लेख मिलते हैं, हमारी जो लेखमाला है, हमारी जो भाषा, उसमें किस प्रकार से, तो देखो जिसको आप छोटी ई बोलते हो उसकी मात्रा इस प्रकार से चढ़ती है। जैसे शब्द है किसका, तो किसका में जो की में जो ई है, इस प्रकार से ये वाली जो मात्रा होती है, ये मात्रा ह्रस्व इकार है। ऐसे ही आगे देखेंगे तो उसमें दीर्घ इकार के साथ फिर इधर से मात्रा आती है, यानी लेफ्ट से बाईं ओर से जो मात्रा चढ़ाई जाती है वो ह्रस्व होती है, और दाईं ओर से जो मात्रा चढ़ाई जाती है, अर्थात राइट हैंड की ओर से जो मात्रा चढ़ाई जाती है वो दीर्घ होती है। और लिखने में जो हमारा लेख होते हैं उसमें इस प्रकार से मिलते हैं, देखो की। उच्चारण की दृष्टि से भी मैं स्पष्ट करते हुए चल रहा हूं। ऐसे ही का और ह्रस्व उकार, और उसकी मात्रा जब आती है उस वर्ण के साथ, तो इस प्रकार से आती है कु। जैसे कुछ,
कुपोषण इत्यादि। आगे देखिए, ठीक इसी प्रकार से हलंत अक्षर का उसमें दीर्घ उकार ऊकार और उसका हो जाएगा कू, जैसे कूप है, जैसे अन्य कोई अक्षर बताओ आप में से कोई? नहीं, कुआ में तो वो दूसरा अक्षर होता है, ह्रस्व उकार होता है उसमें। दीर्घ उकार से का के साथ कोई अक्षर बताओ? कूजति शब्द होता है, कूजति, कूकना है इत्यादि। ऐसे ही अब ये वाले जो आगे के हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है, इनको भी ध्यान से देखिएगा। ये तो यहाँ तक कू तक तो सबको, बच्चों को भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन बच्चे भी यहाँ आकर के जब ब्रह्मचारियों को पढ़ाते थे तो दीर्घ जो उकार है यहाँ तक तो बच्चों को समझ में आ जाता था, लेकिन वो इससे आगे के जो चार है ना, इनमें वो बड़े उलझते थे। संभवतः है आप भी उलझे, ध्यान से समझिए। हलंत का और ए, ह्रस्व एकार, ऐसा कहना चाहिए ना, जैसा कि हम पीछे से कहते आ रहे, किंतु यहाँ पर सावधान, ये जो एकार है ना ये ह्रस्व नहीं है, ये आ और ई मिलकर के ए बनता है, तो ये भी दीर्घ ही है, ए। और इसकी मात्रा किस रूप में आती है? आपके सामने है, देखो इस रूप में। तो के, बालक के पिता, ऐसे बच्चे के खिलौने, केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम इत्यादि है, केवल इत्यादि। ऐसे ही अगले अक्षर में देखिए, हलंत का और आई, इसको आई बोलते हैं। इस अक्षर को समझने पर आपको जब वेद मंत्रों के उच्चारण पर हम आएंगे अगली कक्षाओं में, जब हम वेद मंत्रों के कुछ प्रकरणों को पढ़ाएंगे, अभी भी पढ़ा, अभी नहीं क्योंकि अभी समय नहीं है बिल्कुल ही, अभी पहले एक एक पूरा हो जाए फिर देखते हैं, तो तब अच्छे से आपको स्पष्टता रहेगी। यदि अभी समझ लेंगे तो तब बहुत सहायता मिलेगी। तो हलंत का और आई, तो ये हो जाता कई। जैसे एक शब्द बताता हूं तो कई से, लेकिन हम क्या बोलते हैं? कैसे कैसे, शुद्ध उच्चारण क्या है? कई से है। जैसे हम जैसे लोग जब एक शब्द बोलते हैं ऐश्वर्य, ईश ऐश्वर्य, तो आई बोलते हैं हम, आप लोग क्या बोलते हैं? ऐश्वर्य। जैसे एक अभिनेत्री है, उनका क्या नाम है? ऐश्वर्या, लेकिन आप क्या बोलते हैं? ऐश्वर्या। आप में से अधिकांश, हो सकता है कोई शुद्ध भी बोलते हो, बस मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं मात्र, कोई इसको अपना उपहास ना समझ ले। तो ये अईकार होता है, अईकार। एकार और अईकार दोनों दीर्घ हैं, ध्यान रहे। ऐसे ही ओकार, ये भी दीर्घ है। मात्रा के साथ देख लीजिए, जब ओकार है वो इस प्रकार से एक डंडे के ऊपर एक मात्रा चढ़ जाती है, को नामासी, उस रूप में। ऐसे ही औकार, ये भी दीर्घ है। जैसे एक शब्द होता है कौन, तो हम क्या बोलते थे? कौन, ये शुद्ध है, इसका ये शुद्ध नहीं है, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होना चाहिए? कौन, कौन है। जब हम बोलते हैं कौन, तो वो ये जो ओकार है, ओकार की मात्रा का साउंड हम कर रहे हैं। यदि कौन बोलना है तो शुद्ध उसका कौन ऐसा होगा। जैसे औरत, ऐसा होता ना। एक शब्द देखेंगे आप, जैसे शोर, तो जैसे एक शब्द है शोर, यानी थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, और एक शब्द होता है सौर, सौर मंडल होता है ना, तो उसमें जो दो मात्राएं होती है तो वो औकार की ध्वनि देता है, सौर मंडल, लेकिन हम क्या बोल देते हैं? सौर मंडल। ऐसा ही आता है ना। बस ये बातें आपको समझनी इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। और अंत में का, हलंत वाला का, आ के ऊपर अनुस्वार, और अनुस्वार का क्या बन जाता है? जैसे कंस,
कंस शब्द में अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही कह यानी हलंत का, उसके बाद आवर्ण और उसके बाद विसर्ग, तो का में आ मिलकर के पूरा क हो गया और विसर्ग अर्ध हकार की ध्वनि देता है, अर्ध हकार का साउंड देता है, तो कह बालकः अस्ति इस रूप में। तो ये आपका 12 अक्षरों का स्वरूप है। अब संयोग चक्र को समझ लीजिए क्या होता है, जिसको हम कहते हैं जो अपनी हिंदी वाली वर्णमाला, जिसको आप कहते हैं हिंदी वाली वर्णमाला में, वो कोई अलग अलग बताते हैं, वैसे उनमें बड़ा आपस में भी संदेह रहता है। कोई 44 अक्षर संख्या बताते हैं, कोई 52 बताते हैं, कोई कुछ उनमें आपस में भी वैसे मतभेद जैसे बने रहते हैं। किंतु जो भी है, तो वो कुछ अक्षरों को मिलाकर के पूरा करते हैं, और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, इनको तो वैसे हाँ अक्षर ही बोलेंगे अभी, जो हमें पूरी आयु बीत जाती है, हमें वास्तव में उनका शुद्ध उच्चारण पता ही नहीं होता। ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं, कुछ उदाहरण है। इन्हीं से संबंधित हमने जब ये सिलेबस डिजाइन किया था बच्चों के लिए, तो उसमें हमने भी थोड़ा सा बनाया था, वो कभी आपके साथ साझा करेंगे समूह में, देखेंगे, वो पढ़ा हुआ है, पीपीटी फाइल पड़ी है उसमें। तो इनको समझ लीजिए। जैसे पहला संयोग चक्र में देखेंगे, पहला किया, किया शब्द देखो, ये जो किया अक्षर है, इसको अक्षर ही कहूंगा, अभी शब्द कहूंगा तो आप थोड़े संशय में आ जाएंगे। ये संयुक्त वर्ण कहते हैं इनको, संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो किया जो शब्द है, इसमें देखो कौन कौन से मिलकर के बनते हैं। करके बनता है किया, आधा इसलिए बोलो थोड़ी सरलता से समझ में आ जाए। यदि हम वर्णोच्चारण शिक्षा की दृष्टि से बोलेंगे तो हलंत क, हलंत य और अ, किया, इस रूप में बोलेंगे। ठीक ऐसे ही नीचे देखिए, हलंत क, हलंत च और अ, किचा, इसको बोलेंगे किचा। चा पे थोड़ा हम अधिक बल देंगे तो शुद्ध उच्चारण होगा, और का को बहुत थोड़ा सा किचा, जैसे किया ऐसे ही किचा। ऐसे ही एक शब्द आता है, देखो अगला क्र, जैसे क्रय करना, क्रय, क्रय विक्रय होता ना शब्द, या क्रम। अब इस क्र से संबंधित आपको कुछ शब्द बताता हूं। जैसे क्रम, क्रिया, रुकिए म्यूट कर लीजिए। जैसे क्रम, कर्म और कृति, का वही है, उसमें जो ये रेफ की जो मात्रा है, ये जो रेफ है, ये भिन्न भिन्न दृष्टि से आ रहा है। जब देखो का में नीचे इस रूप में होता है, तब क्र बन जाता है। जब कर्म लिखते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाता है, कर्म ऐसा। और जब री बनाते हैं तो क्री, कृति, कृपा, हम उसको क्या बोलते हैं, कृपा बोलते हैं उसको, कृपा। वास्तव में शब्द क्या है, कृपा, का और री, क्री। हाँ देखिए, मोहित जी ने आपको लिख करके भी दिखा दिया, क्रम, क्रम, कर्म और कृति, इस रूप में। तो एक ही साथ चूंकि एक से हैं, तो इनमें संदेह बना रहता है प्रायः, इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट किया। तो क्र इसमें आपने देख लिया, आधा क, आधा र और अ, क्र। ऐसे ही एक अक्षर जिसको लेकर के बड़ा बवाल मचता है, वैसे भूमिका में ऋषि ध्यान जी ने भी इसको स्पष्ट कर दिया था, यहाँ पर पुनः देख लीजिए। हम क्यों कहते हैं, हम किस आधार पर इसको ज्य बोलते हैं, ज्य। तो देखो इसमें हलंत ज, हलंत य और अ, ये 3 अक्षर मिलकर के बनता है ज्य। और जब इसके साथ आ और न मिला देते हैं तब हो जाता है ज्ञान। कुछ लोग इसको जान बोलते हैं, जान, जैसे जान निकल गई ना, जान जो निकलने वाली जो जान होती है, तो वो भी बोलते हैं। कई लोग इसको बोले हम तो बड़े वाले हैं,
और जो बड़े वाले होते हैं उसको जान बोलते हैं। वास्तव में इसका शुद्ध उच्चारण क्या होना चाहिए? जियान। मुख नासिका वचनोनुनासिक है, सानुनासिक वर्ण है ये। आगे पढ़ाऊंगा क्या है इसमें। तो जिया ऐसा मुख यानी कंठ और नासिका दोनों के संयोग से बोले जाने वाला संयुक्त वर्ण है ये, जिया ऐसा। आगे देखिए हिया, आधा ह आधा य और अ, हिया। जैसे हिया तो इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, ठीक है। हिया संस्कृत में बीते हुए कल के लिए एक शब्द प्रयोग होता है हिया। ऐसे ही हुआ तो संस्कृत में एक शब्द आता है हुआर, शीत, ठीक है। तो इसमें आधा हा आधा व और अ, हुआ ऐसा बनता है। ओम आचार्य जी, 1 मिनट यहाँ पूछना चाहूंगी, मैं थोड़ा लिख भी लूंगी अपने पास। जो शब्द चढ़ा देते हैं दूसरे के ऊपर, जो चढ़ाते हैं वही हलंत होते हैं, जिसके ऊपर चढ़ा देते हैं वही शब्द हलंत होता है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, म्यूट कीजिए, प्रश्न करके म्यूट कर लिया करें तुरंत। हाँ देखो, एक व्यक्ति के पास पैर है, आंखें नहीं है। दूसरे व्यक्ति के पास आंखें हैं, पैर नहीं है। तो कौन किसके ऊपर बैठे जिससे दोनों की यात्रा सुगमता से चल जाए? आप ही उत्तर दो संतोष माता जी। जो पूरे अंग होंगे वही बिठा सकता है दूसरे को। नहीं नहीं, आंखों वाला ऊपर बैठे या पैरों वाला ऊपर बैठे? आंखों वाला ऊपर, आंखों वाला ऊपर बैठे, आंखों वाला। पैरों वाले ने तो चल रहा है पीछे पीछे। सीधी सी बात है। तो जो अपंग होता है, जो आधा होता है, वो किसके ऊपर बैठता है? पूरे के। यही आपके प्रश्न का भी उत्तर है। चलिए, तो हाँ इसमें आधा है और जो वह है ये इसमें पूरा है आपके दृष्टि से। गौरव जी का कोई प्रश्न है? हैंड रेज कर रहे हैं। आचार्य जी, वो हास में नीचे क्या रहता है फिर? हास रहता है ना, हास हास शब्द रहता है, हास उसके नीचे भी कुछ रहता है। ऐसा कोई शब्द मेरे संज्ञान में तो नहीं। शब्द पूरा बोलिए। या तो ह्रास है वो शब्द, ह्रास। जी आचार्य, इसका मतलब होता है नुकसान होता है। हाँ, हाँ तो वो शब्द गौरव जी वो शब्द होता है ह्रास। उसमें हा में र होता है, ह्रा ऐसा। जैसे क्र शब्द है ना, क्र, तो ऐसे ही ह्र, ठीक है। तब जाकर हाँ देखिए, मोहित जी ने इस प्रकार से लिख भी दिया। ये वाला ह्रास बोल रहे हो ना आप गौरव जी? जी आचार्य जी। हाँ, तो ये ह्रास, आधा ह, उसमें फिर र और रा में आ, दीर्घ आकार। ह्रास, ह्रास का तात्पर्य होता है हानि, पतन इत्यादि। आगे देखिए क्री। इस क्री को हम समझा चुके थे, आधा का और री, ऋषि वाला री, तब जाकर के बनता है क्री। इसको अब आज के बाद कई लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जैसे कृपा शब्द है, कृपा, तो उसको क्या बोलते हैं? कृपा, कृपा करके इत्यादि इत्यादि। तो कृपा मत करना इसकी, इसके ऊपर कृपा करना कि इसको कृपा ऐसा शब्द का उच्चारण करना। एक और है क्री, इसमें दीर्घ री होता है, इसको दीर्घ बोलते हैं। तो ये प्रायः संस्कृत के शब्दों में अधिक मिलते हैं। आपको आर्य भाषा में इनका प्रयोग मुख्य रूप से कहीं अपवाद ही मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा नहीं मिलेगा। जैसे पितृणाम, संस्कृत में जब शब्द रूप चलाते हैं पिता शब्द के, तो उसमें उस रूप में आता है पितृणाम। ऐसे ही क्री ऐसे। और जो लृ है, इसमें आधा का और लृ, ये जो लृ है ये एक स्वर है, ध्यान रखिए। लृ में ला में री है ऐसा मत मान लेना कि ला वर्ण और उसमें फिर री वाली मात्रा जुड़ी है, ऐसा नहीं। ये लृ एक स्वतंत्र वर्ण है। यदि आपको ध्यान हो तो पीछे ही देखो, अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं आ ई उ री लृ। और लृ वर्ण का लृ वर्ण से दीर्घान संति, ये मैंने बोला था। और लृ वर्ण का प्लुत भी होता है। तो लृ एक स्वर है उस रूप में। और के बाद क्या आ गया? क्व, क्व गच्छामि। तो क्व में आधा क आधा व और अ, क्व।
और एक और शब्द बोलते हैं। अच्छा, इसका तो यदि पूरे मुजफ्फरनगर को ले तो ये अक्ष अ लगाते हैं इसका उच्चारण करने से पूर्व, अ है। जैसे अक्षत्रिय, वो बोलते हैं अक्षत्रिय, वो क्षत्रिय नहीं बोलते, वो अक्षत्रिय बोलते हैं। और कुछ लोग तो सीधा क्षत्रिय कर देते हैं इसका, क्षत्रिय। मतलब शब्दों के साथ इतनी बड़ी गड़बड़ कि ऋषि दयानंद को ये लिखना पड़ा कि वही अशुद्ध उच्चारण अंध परंपरा से वेद आदि सत्य शास्त्रों के पाठ में भी करते हैं, इसलिए उनको लिखना पड़ा। तो देखो ये शब्द किन किन से मिलकर, ये संयुक्त वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो आधा का है इसमें, मूर्धन्य शकार भी आधा है और अ है। श, क्षत्रिय। जैसे इसको समझाने के लिए एक शब्द बड़ा उपयुक्त है आप लोगों के लिए, कक्षा। कक्षा। मोहित जी, कक्षा को पृथक पृथक वर्ण की दृष्टि से एक बार लिख करके इन लोगों को दिखाइए तो तनिक। हाँ, आधा क, फिर से आधा क, हाँ ये हो गया एक का। हलन, ठीक है। और मूर्धन्य शकार भी आधा फिर, प्लस आ दीर्घ वाला आ। जूम इन कर दीजिए। देखो ये जो आपका कक्षा शब्द है इस प्रकार से बनता है, पहले हलंत क और अ तब मिलकर के बना क, और कक शा। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो कक्षा शब्द का उच्चारण करता है बिल्कुल शुद्ध करता है, लेकिन जब पृथकता से इस मूर्धन्य शकार का उच्चारण करना हो तो ना जाने क्यों अशुद्ध कर देते हैं। तो ये श ऐसा है। अब जैसे शब्द होता है ब्राह्मण क्षत्रिय, ऐसा, तो ये छ क्षत्रिय नहीं है, छकार नहीं है, ये श संयुक्त वर्ण है। इसका शुद्ध उच्चारण क्षत्रिय ऐसा होना चाहिए, जैसे कक्षा इस रूप में। और एक और अक्षर देखिए, श्य, निश्चय। आधा श, य और अ, श्य इस रूप में। कुछ और एक दो अक्षर ऐसे हैं जो संयुक्त हैं और उनका प्रयोग मिलता है, जैसे श्रमिक एक शब्द है, श्रमिक, तो उसमें भी आधा श र, जैसे क्र था ना क्र, तो ऐसे श्र श्रमिक, इसी से श्रीमान ऐसा शब्द बनता है, तो श्र है। रा में आ लगा दोगे तो श्र हो जाएगा, श्रमिक ऐसा हो जाएगा। आधा तालव्य शकार आधा, और र और ई लगा दोगे तो श्री ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में। तो ये कुछ मूल बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल सही लिख दिया मोहित जी ने, आप देख भी सकते हैं। तो ये कुछ मूल बताए गए हैं। इस प्रकार से अनेकों आपको ऐसे अक्षर मिल जाएंगे जो संयुक्त अक्षर कहे जाते हैं, संयुक्त वर्ण भी कह लीजिए, वर्ण या अक्षर एक ही बात है। देखो इन्होंने कुछ लिखा, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे यह ककार का स्वरों के साथ मेल करके स्वरूप दिखलाया गया है, वैसे ही खकार आदि वर्णों का स्वरों के साथ मेल और स्वरूप का विज्ञान बुद्धि से पढ़ने पढ़ाने वालों को लिख लिखा कर ठीक ठीक करना चाहिए, अर्थात समझ लेना चाहिए। कह रहे भाई मैंने एक बात बता दी, मैंने एक संकेत कर दिया, अब आगे आप हल कर लीजिए। एक बार समझा दिया फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बार एक फॉर्मूला बता दिया अध्यापक ने, अब जितने भी इससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे बता दिया कि बेटा इन्हीं यही फॉर्मूला को हल कर लेना। अध्यापक ऐसा कहते हैं ना, तो बस हमें भी ऋषि दयानंद ने कई सारे अक्षरों को बता दिया और कह दिया कि भाई ककार का मैंने बता दिया, इसके अतिरिक्त 32 व्यंजन अक्षर बचते हैं,
उनका आप अपनी बुद्धि से स्वयं अभ्यास करके उनका विज्ञान जान लीजिए। और एक आपके लिए स्वयं के लिए चुनौती दूं, आप लोगों के लिए स्वयं के लिए, बस मैं आपकी बात को कह रहा हूं, स्वयं को चुनौती देना। पहले अपने आप को यह विश्वास दिलाना कि मैं तो इन 33 के 33 व्यंजनों का बिल्कुल शुद्ध 12 खड़ी लिख दूंगा या लिख दूंगी, और फिर लिख करके देखना, आपको स्वयं की चुनौती को स्वीकार करने में बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है चेक करने की, आप स्वयं जब चेक करेंगे अपने लिखे हुए को तो आपको पकड़ में आकर ये क्या हो गया। और यदि स्वयं ना चेक कर पाए, उसका निरीक्षण ना कर पाए, तो जो ऋषि दयानंद ने बताया उससे मिला करके देख लेना। बस शर्त ये है, पुस्तक में देख करके जो पढ़ लिया अभी पढ़ लो ध्यान से, फिर बाद में पुस्तक खोल करके मत देखना। पता चला बीच बीच में पुस्तक खोल करके और कहो कि देखो जी आप तो कह रहे थे, देखो हमने आपकी चुनौती स्वीकार भी कर ली और 33 के 33 व्यंजनों को हमने इस रूप में लिखना और समझना दोनों कर लिया। यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, असंभव नहीं है, थोड़ा सा बस अभ्यास की आवश्यकता है, तनिक भर ध्यान देने की आवश्यकता है। और लिखना भी थोड़ा सरल हो सकता है, उससे अधिक कठिन है शुद्ध उच्चारण करना। जैसे मैं अपनी स्वयं की त्रुटि आप सभी के सामने समक्ष रखता हूं। एक शब्द होता है नहीं, किंतु जब मुझे ये पकड़ में आता है, बहुत अच्छे से आता है, किंतु मैं जब इसका उच्चारण करता हूं तो नी, ऐसा नहीं करना ना, ऐसा नहीं करते। होना क्या चाहिए, ऐसा नहीं करते। यदि कक्षाओं में, किसी भी कक्षाओं में आप देखेंगे तो प्रवाह से, चूंकि अभ्यस्तता वैसी बना ली है, सजग होकर के यदि मैं उच्चारण करना चाहूं तो एक एक ध्वनि का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कर सकता हूं, किंतु वो शीघ्रता, प्रवाह, थोड़ा आलस्य भी है उसमें, प्रमाद भी है, तो मैं भी नहीं शब्द के स्थान पर नी ऐसा प्रयोग करता हूं। होना क्या चाहिए, करता हूं, क्योंकि हकार में जो उकार है वो दीर्घ है और फिर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ऐसा। और ये जो ऐसा बोला है ये भी अशुद्ध बोला, ऐसा। तो मैं स्वयं आपको उच्चारित करके भी बता रहा हूं कि इस प्रकार से हम सभी का इतना इतना अशुद्ध उच्चारण होता है। आगे देख लेते हैं स्वरों का लक्षण। क्या होता है लक्षण? मैंने बताया ना, संयोग चक्र बता दिया, 12 खड़ी को समझा दिया, अक्षरों का, 12 अक्षरों का स्वरूप किस प्रकार से चलता है वो संयुक्त वर्णों को बता दिया। अब स्वरों का लक्षण क्या है वो आपको बता रहे हैं। स्वयं राजंत इति स्वराः, स्वयं अपने आप ही राजंत प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित होते हैं, इति वही स्वराः स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। दूसरे तरीके से यदि कहें, जो अपने स्वरूप को स्वयं प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संज्ञा कैसी कैसी है वो भी देख लीजिए, आज इसको भी पढ़ा देते हैं। स्वर का प्रकरण पूरा पढ़ा देते हैं आज, अभी हमारे पास 12 मिनट है। उससे पूर्व मैं आगे चलूं, उससे पूर्व मैं आप सभी से ये जान लेता हूं, आपका कोई प्रश्न या कोई शंका तो नहीं है यहां तक? यदि है तो पूछ लीजिए। सभी को स्पष्ट है? देख लो, मैं पूछ लूं। स्पष्ट आचार्य जी, अच्छा ठीक है, तो चलो तनिक परीक्षा ले लेते हैं फिर आप लोगों की। ऋत्विक प्राज्ञ की आईडी से जुड़े हैं? जी गुरु जी। प्रथम भी बार जुड़ रहे हैं आज? जी हाँ जी, मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ। अच्छा,
तो जितना आज हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। चलिए, नवबहार सिंह जी, नवबहार जी, मीनाक्षी की आईडी से कोई जुड़े हैं? अच्छा हाँ, नवबहार जी अनम्यूट कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया नवबहार जी? हाँ समझ में आ गया। अच्छा, तो आप केवल उच्चारण करके बताइए। जैसे इन्होंने का वर्ण का कहा है, आप ड वर्ण का बताइए मुझे, केवल उच्चारण कर दीजिए। ड, डकार। मैंने क्लास 2 कहीं बाहर चला गया था, अभी अभी आके 10-5 मिनट पहले ही लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। तो मीनाक्षी जी, हेमंत जी, अच्छा मीनाक्षी जी, जी आचार्य जी, आप ड वर्ण का इसी प्रकार से उच्चारण करके बताइए 12 खड़ी में। ड का? हाँ जी, ड डमरू। आचार्य जी वो जो पीछे वाला पेज है ना, वो थोड़ा नीचे कर दीजिए। अच्छा अच्छा, रुको एक बार म्यूट करो। आप सबकी जानकारी के लिए और थोड़े संज्ञान के लिए मैं एक इससे पृथक वर्ण का मैं आपको उच्चारण करके बता सकता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस रूप में पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे मैं एक वर्ण ले लेता हूँ, जैसे इन्होंने क लिया था, तो मुझे कोई कठिन सा वर्ण बताओ। जैसे आप ही बताओ, चलो आप में से कोई कठिन सा वर्ण। जी, कौन सा अक्षर? जी ये जो हमारा च वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण है वह। अच्छा ठीक है, मुझसे तो आप कुछ भी करा लो, लेकिन ध्यान रखना जब आपसे बोलूंगा तो कहीं जी गुरुजी। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे गुरुओं की परीक्षा भी लेनी चाहिए कि गुरु सच्चा या झूठा। खेल दिखाने वाला खेल दिखाता है। परीक्षा नहीं पूछ रहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें मुझे हमेशा दिक्कत होती है, तो मुझे स्पष्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो मैं कहूंगा। तो जो खेल दिखाने वाला खेल दिखाता है, तो वो कहता है कि अगर यहीं पर बैठे बैठे मैं 2 खरगोश बना दूं तो बताओ खेल सच्चा या झूठा? तो हम क्या उत्तर देते हैं? सच्चा। तो गुरुओं की भी परीक्षा होनी चाहिए कि भाई ये भी ठीक ठीक जानते हैं अथवा नहीं जानते। ये बड़ी आर्ष पद्धति है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, मैं आपको इया च अक्षर का जो च वर्ग का अंतिम अक्षर है उसका 12 खड़ी में उच्चारण करके बताता हूँ। इया, इया, ई, ई, यू, यू, ये, यई, यो, यो, और इसका हो जाएगा इया, इयई, इया। इस रूप में जैसे दीक्षा जी कह रही थी कि एक अक्षर है ना, अणकार, ठीक है, टा ठा डा ढा णा, टा वर्ग का अंतिम। तो देखो इसका किस रूप में होगा, इनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं, है ना। अणा, णी, णी, अणु, अणु, अणे, अणई, अणो, अणऊ, अणन, अणः। इस प्रकार से, ठीक है जी। तो अब मीनाक्षी जी स्पष्ट रूप से बता पाएंगी जी। अब आप सरल अक्षर देते हैं आपको ड। आचार्य जी ता दो, ता से बताऊंगी। चलो ता से बता दो, कोई बात नहीं। ता, मम्मी आवाज ता, आ रही है। ती, ती, तू, तू, ते, तई, तऊ, नहीं, तो, तऊ, तम, तह। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा। चंद्र देवी जी ने हैंड रेज किया। चंद्र देवी की आईडी से जुड़े जी। जी सादर नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। हाँ, कृपया मेरी भी परीक्षा हो जाएगी, आप कोई एक वर्ड मुझे भी दीजिए। अच्छा, आप ना, एक ना अक्षर है ना, नल, इससे बोलिए। जी हाँ, न।
ना, नी, नी, नु, नु, ने, नई, नो, नौ, न, न। हाँ, इसमें जो अंतिम से पूर्व वाला था उसमें हो जाएगा नन। गुरुजी अनुस्वार है ना उसके ऊपर, न। हाँ, ना के ऊपर अनुस्वार आएगा तो वो ना का ही साउंड देगा, आधा ना का, तो नन ऐसा हो जाएगा। नन। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, AN सरस्वती की आईडी से जुड़े हैं कोई? वैसे आप विलंब से जुड़े हैं, किंतु फिर भी आपके लिए एक अक्षर देते हैं आप, ता। हाँ जी, तो, ता, ती, तू, ते, तय, तन, ता। 12 नहीं हुए आपके पूरे। आराम से, एक तो थोड़ा थोड़ा गैप दीजिए, जैसे हमने बताया त, ता, ती, ती, इस तो, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तन, ता। अच्छा प्रयास। म्यूट कर लीजिए। एक जगह मैं आपको थोड़ा सा सचेत करूंगा, वैसे आगे समझ में आ जाएगा। ह्रस्व का उच्चारण लगभग 1 सेकंड में और दीर्घ का उच्चारण लगभग 2 सेकंड में। ठीक है, ये जो लगभग और सेकंड, ये जो 2 शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये आगे स्पष्ट होगा आपको। बस अभी इतना समझिए कि उसका उच्चारण काल इतना ही होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना की, तो दोनों में लगभग बराबर है। होना क्या चाहिए? की, इस रूप में। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और व्यक्ति से पूछ लेते हैं, किसी से। दीपक ठाकरे की आईडी से कोई जुड़े हैं? दीपक ठाकरे। अच्छा, ऋत्विक जी ने भी हैंड रेज किया था। चलो ऋत्विक जी से पूछ लेते हैं। जी, तो आप हमें बताइए ठा अक्षर से। ठा। जी गुरुजी। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठऊ, ठन, ठ। अच्छा प्रयास। बस मात्रा कम थी। दीर्घ की मात्रा आपकी लगभग डेढ़ मात्रा थी, ऐसा कहूंगा। द्विमात्रिक होना चाहिए। दीर्घ आपकी लगभग 1.5 हो रही थी, कहीं कहीं पर 1.25 भी हो रही थी। तो जो दीर्घ होता है वो द्विमात्रिक, ह्रस्व होता है एकमात्रिक, और प्लुत होता है त्रिमात्रिक। जी गुरुजी। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे देखिए, स्वरों की संज्ञा जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये मात्रिक वाली बात इसी सूत्र में आप पढ़ लेंगे। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब इसमें ऊ कालो के बाद एक एस जैसा बना हुआ है, इसको लेकर के एक संशय बना रहता है। मैं आपकी जानकारी के लिए, सभी की जानकारी के लिए स्पष्ट किए देता हूं। ये जो एस जैसा बना रहता है, इसका तात्पर्य है कि यहां पर अवर्ण था। अ, यदि 2 एस होंगे तो आ, दीर्घ आकार। 1 एस होगा तो ह्रस्व आकार। लेकिन व्याकरण के किसी नियम से उस आकार का हो गया लोप। तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तो जिसका लोप हो जाता है उसकी अदर्शन संज्ञा हो जाती है। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है नाइफ, तो उसमें के जो लेटर है वो साइलेंट है। जैसे एक वर्ड है नॉलेज, तो इसमें 2 लेटर साइलेंट है। ऐसे ही जिसका लोप हो जाता है उसकी अदर्शन संज्ञा हो जाती है। लेकिन हमें बोध रहे, हमें हमारे संज्ञान में आ जाए, जब हम बच्चों को सिखाएं तो उनको भी पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए कि यहाँ पर अ अक्षर था लेकिन उसका लोप हो गया। बस हमें पहचान कराने के लिए यहाँ पर ये चिन्ह, इस चिन्ह को कहते हैं अवग्रह। सभी एक बार बोलें, अवग्रह। अवग्रह। हाँ, म्यूट कर लीजिए सभी। अवग्रह का उच्चारण कभी भी श्रुति में नहीं करना चाहिए।
पदच्छेद यदि कर रहे हैं तब उसका उच्चारण होगा आवर्ण का। लेकिन यदि आप श्रुति पूरी ऋचा पाठ कर रहे हैं, संहिता पाठ कर रहे हैं, तो उसमें आवर्ण का उच्चारण कदापि नहीं होगा, करना नहीं चाहिए। उदाहरणार्थ ओम अमृतो पस्तरणमसे स्वाहा, ऐसा, ये हो गए आचमन मंत्र। जब आप अंग स्पर्श में जाते हैं तो वांगमा आस्येस्तु ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम में से अधिकांश क्या करते हैं, आस्ये अस्तु, अशुद्ध है। आप पद पाठ नहीं कर रहे हैं, आप पूरा ऋचा और वो भी संहिता पाठ है। तो संहिता पाठ में कौन से नियम से आप आकार का उच्चारण कर रहे हैं, जबकि वहां पर आकार का लोप हुआ है। तो आस्येस्तु। अब इस सूत्र का उच्चारण देखिए, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। उ कालोज, यानी जो आधा ज है उसको ओ के साथ जोड़ देंगे तो उ कालोज, और फिर झ में रा है, जैसे क्र होता ना, क्र, ट्रक, क्रम, उसी रूप में झ, स्व दीर्घ प्लुता। यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी वैसे इतना स्पष्ट करने की, किंतु यहाँ पर मैंने इसलिए किया, जब कभी भविष्य में आप वेद मंत्रों तक जाएंगे ना, यहीं पर यदि ये बातें आपको पकड़ में आ जाएंगी तो वेद मंत्रों में बहुत सहजता हो जाएगी, बहुत सरलता हो जाएगी। तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा पूरे सूत्र का उ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः। और धीमी गति से बोलता हूं, उ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः। सभी को समझ में आ गया ये? अनम्यूट करके उत्तर दिया करो भाई। जी गुरुजी। ये समझ तो आ गया इसमें। जो पुस्तक में है उसमें झ पूरा है, लेकिन जो यहाँ पे स्क्रीन शेयर है उसमें हलंत है झ। जिनकी पुस्तक में झ पूरा है, अच्छा, जैसे ट्रक में वो जो दो ऐसा बन जाता है, दो जैसा डंडे से, उस रूप में बना हुआ है क्या? हलंत भी है गुरुजी। अच्छा, देखो, जैसे ट्रक में नीचे की तरफ एक साइन जैसा बना देते हैं, एक इधर को और एक इधर को, जैसे एरो उल्टा वी। उल्टा वी होता है, वी उल्टा वी। तो यदि आपकी पुस्तक में ऐसा भी है तो वो भी शुद्ध है। नहीं, झ बना हुआ है लेकिन हलंत नहीं है वो। लेकिन जो पीडीएफ में यहाँ स्क्रीन शेयर है ना, इसमें झ हलंत आ रहा है। नहीं, ये हलंत नहीं है, म्यूट कीजिए। ये झा में ही रा बना हुआ है। अच्छा, झ में र है, ये हलंत का साइन नहीं है, ये झा में ही रा बना हुआ। अब देखिए, अब आप जी हाँ जी हाँ जी, हो गया, स्पष्ट हो गया। चलिए अब इसका अर्थ समझ लीजिए। ऊ कालः क्या है? अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो ऊ काल से क्या लेंगे? तो देखो, ऊ काल से इन्हीं के अर्थ को लेते हैं, सरलता रहेगी। स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से 3 संज्ञा है। इन तीनों के उच्चारण समय का लक्षण यह है कि जितने समय में अंगुष्ठ कहते हैं हाथ का अंगूठा, अंगुष्ठ के मूल की नाड़ी, अंगूठे के, जब आप अंगूठे को कलाई की तरफ लेकर के जाएंगे, यानी कलाई की तरफ चलेंगे अंगूठे को पकड़ के, तो उसको कहते हैं अंगूठे का मूल, यानी जहां से अंगूठा आरंभ हो रहा है, लगभग हथेली के पास। अंगूठे के मूल की नाड़ी की गति एक बार होती है। जहां से डॉक्टर लोग या वैद्य लोग नाड़ी चेक करते हैं ना, हाथ देख करके, तो वो जो नब्ज है उसकी जो एक बार का कंपन होता है, एक बार जो वो वाइब्रेट करती है, धड़कती है, एक बार जो वो ब्लिक करती है, जितना वो टाइम पीरियड है, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड ह्रस्व के उच्चारण के लिए है। उसका 2 गुना दीर्घ के, उसका 3 गुना प्लुत के।
अब पूरा पूरा कितना होता है, तो इसके लिए इसको सरलता से कहने के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, लगभग 1 सेकंड। उससे कुछ न्यूनाधिक हो सकता है, तो उसमें उलझने से अच्छा है लगभग 1 सेकंड में ह्रस्व, लगभग 2 सेकंड में दीर्घ और लगभग 3 सेकंड में प्लुत का उच्चारण होना चाहिए। और स्वरों के ये संज्ञा इन्होंने बता दी, अब गुण बता रहे हैं। स्वरों के उदात्त आदि भी गुण हैं, तो वही अष्टाध्यायी के सूत्रों को कह रहे हैं, उच्चैरुदात्तः, ऊर्ध्व ध्वनि से उदात्त, यानी जो ऊंची ध्वनि से बोले जाते हैं उनको क्या, कौन सा स्वर का वो कौन सा गुण है, उदात्त गुण है। नीचई रनुदात्तः, और नीचे स्वर से अनुदात्त बोला जाता है। और आगे देखिए, समाहारः स्वरितः, उदात्त और अनुदात्त दोनों को मिश्रित करके जो बोला जाता है वो स्वरित गुण है स्वरों का। हाँ जी, हाँ जी, अभी स्पष्ट करता हूं इनको, तनिक रुकिए, पहले पढ़ा देता हूं इसको। ह्रस्वम लघु, ह्रस्व स्वर की लघु संज्ञा भी है, जैसे दीर्घ की गुरु संज्ञा है। आगे ही कह रहे संयोगे गुरु, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। यहां से आगे का कल पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें आपको काफी सारा कुछ बताना पड़ेगा। तो अभी केवल यहीं तक। ह्रस्व लघु, ह्रस्व की लघु संज्ञा भी है। संज्ञा बताई थी ना मैंने पहले, स्वरों की संज्ञा बताई थी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो उसी को कह रहे हैं कि ह्रस्व को लघु भी कहते हैं, जैसे दीर्घ को गुरु कहते हैं। ठीक है, इस रूप में। हाँ, तो मैं इनके उदाहरण भी बता देता हूँ। जैसे सरगम सीखते हैं ना, जो गायक लोग होते हैं, गायन करने वाले, वो सरगम सीखते हैं, सारे गामा पादा नी सा। और इसमें जो प्रथम जो सा है, ये सा, ये, तो ये कौन सी ध्वनि है, कौन सा स्वर है इसमें, अनुदात्त। क्यों उदात्त जा रहा है आचार्य जी, ऊंचा बोल रहे हैं सा। ना ना माँ, पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर प्रश्न करना यदि समझ में ना आए तो प्रथम जो स, सा, रे, गा, ये जो 3 है ये अनुदात्त स्वर है। ठीक है, उसके बाद मा, पा, ये दोनों जो है ये स्वरित स्वर है। धा, नी, सा, ये उदात्त स्वर है। अरे जी, स्वरित स्वर का क्या मतलब होता है? हाँ, जो उदात्त और अनुदात्त, ऊंची ध्वनि और नीची ध्वनि दोनों को मिला करके जो बोला जाता है, दोनों को मिश्रित करके जो बोला जाता है, उसको कहते हैं स्वरित। जी ठीक है जगदीश जी? जी जी। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। अब जहां तक हमने पाठ रखा है, हेमंत जी ने हैंड रेज किया था, एक बार अनम्यूट किया था। जी हेमंत जी। उदाहरण के लिए बोल रहा था, समझ में आ चुका। अच्छा, तो तो आप तो वैसे भी फ्लूट बजाते, तो आपको तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, शेरों के कारण ही आया हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस रूप में स्वरों का जो लक्षण है वो बता दिया कि अपने स्वरूप को अपने आप प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। संज्ञा बता दी कि 3 संज्ञाएं होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और 3 भेद भी इनके माने जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जी, तो आज की कक्षा में हमने 12 अक्षरों का स्वरूप, संयोजक अर्थात संयुक्त वर्ण, स्वरों के लक्षण, स्वरों की संज्ञा, स्वरों के गुण, ये हमने इतना विषय आज में देखा। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, इसलिए आप लोगों के पास, सभी के पास पीडीएफ में है पुस्तक। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो पीडीएफ को ओपन करके अपने पास सुरक्षित कर लेंगे और उससे एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे, दोहरा लेंगे, जिससे कि कल मैं आपसे पूछूं तो आप उसका उत्तर सटीकता से दे सके। विपिन जी हैंड रेज कर रहे हैं। विपिन जी, कोई प्रश्न है क्या? आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपने ये बोला था ये श्रुति में अवग्रह का उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो किसमें करना चाहिए? आपने एक बोला था कि इसमें करना चाहिए।
जब आप पद पाठ करते हैं तो पदच्छेद पूर्वक जो पाठ करते हैं उसमें किया जा सकता है। जैसे आचार्य जी? हाँ, जैसे उदाहरण के लिए समझिए, वांग्म आस्येस्तु, ऐसा तो है ये संहिता पाठ, ऋचा पाठ कह लीजिए इसको। और जब आप इसका पदच्छेद पूर्वक पाठ करेंगे तो वांग्म आस्ये अस्तु, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे जो जल सिंचन के मंत्र हैं, अदिते अनुमन्यस्व, तो उसमें क्या बोलेंगे आचार्य जी? आदिते नुमन्यस्व, आदिते नु। अब एक और चलो नियम समझ लो, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले वो अवश्य पकड़ पाएंगे इस नियम को। ये नियम मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था, जो मेरे इस शिक्षा के प्रथम गुरु थे, आचार्य दयादेव जी। मोहित जी परिचित है उनसे। तो उन्होंने कहा था, वही आपके साथ साझा कर रहा हूं, जहां पर अवग्रह का चिन्ह आ जाए, उस अवग्रह के चिन्ह से पूर्व वाला जो वर्ण है, जो मात्रा है, उसको दीर्घ बोलो तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होगा। जैसे अदितेनुमन्यस्व, ओम अदितेनुमन्यस्व, अनुमतेनुमन्यस्व, इस रूप में। तो अवग्रह से पूर्व का जो मात्रा है, उसके पूर्व वाला जो स्वर है, उसको तनिक भर दीर्घ कर दीजिए, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होगा। यदि आप अदिते नुमन्यस्व ऐसा करेंगे, करना चाहेंगे, अलग अलग रुकना पड़ेगा आपको, और बिना रुके, क्योंकि संहिता का तात्पर्य होता है बिना विराम के। जब तक उसके आपको एक पूर्ण विराम ना मिल जाए तब तक आप रुक नहीं सकते। स्पष्ट हुआ विपिन जी? अब जी आचार्य जी। तो आज की कक्षा का भी समय पूरा हो गया। स्नेहा माता जी ने हैंड रेज किया। जी माता जी, कोई प्रश्न? हाँ, मेरा प्रश्न है कि इससे वर्ण उच्चारण शिक्षा से नहीं है कि अष्टाध्यायी हम पढ़े, उससे पहले हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमें अष्टाध्यायी आसानी से समझ आने लगे? कि अष्टाध्यायी को पढ़ने से बस ठीक है, म्यूट कीजिए। अष्टाध्यायी को पढ़ने से पहले अष्टाध्यायी को ही पढ़ना चाहिए, उससे पहले कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और जो पढ़ने की आवश्यकता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्णोच्चारण शिक्षा। तो ये आपकी प्री नर्सरी की पुस्तक है जो वर्णोच्चारण शिक्षा है। तो आपका गुरुकुल में प्रवेश हो चुका है। वो अलग बात है कि हमारे पास वो भवन उस प्रकार से आप लोगों को सामने से अनुशासन में रखने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपका ये गुरुकुल ही चल रहा है। तो अष्टाध्यायी को पढ़ने से पहले केवल अष्टाध्यायी ही पढ़नी है। जब उसके सूत्रों का स्मरण करना आरंभ करते हैं तो सूत्रों के कंठस्थीकरण में ही वह स्वयं सिखा देती है। ठीक है जी? हाँ, ठीक है। जैसे हमने वर्ण उच्चारण शिक्षा आपने पहले भी पढ़ाई थी, 2-3 बार आप पहले पढ़ा चुके हो, और उसके बाद फिर हमें और क्या आगे पढ़ना चाहिए जिससे हम अष्टाध्यायी की ओर बढ़े? अच्छा, उसको पढ़ने के बाद यदि आप सीधे सीधे अष्टाध्यायी को पढ़ने की योग्यता आपको लगता है कि हमारी बुद्धि का स्तर अच्छा है, तो आप सीधे अष्टाध्यायी को पढ़ सकते हैं। और यदि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कोई क्या ऐसा अष्टाध्यायी से पहले का कोई और ग्रंथ भी है, हाँ, तो इसके लिए मैं कहूंगा पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने संस्कृत पठन पाठन की बिल्कुल सरलतम विधि, ठीक है आचार्य जी, ये करवा दो। इसमें हाँ, ये बहुत ही मस्त है, बहुत जिसको जरूरी बोला। अरे रुको तो, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखा करो, और म्यूट करो, पहले सब म्यूट करो। इन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए बीच में व्यवधान उत्पन्न मत किया करो, ठीक है? अब तो बंद हो गई रिकॉर्डिंग, अभी चल रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग, पूरी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग चलती है। बेचारे गौरव जी पूरी व्यवस्था संभालते हैं। नहीं, कक्षा समाप्ति के बाद तो फिर शंका समाधान में तो नहीं होनी चाहिए रिकॉर्डिंग? समाधान? अच्छा ये बताओ, जो आपकी शंका वो क्या दूसरे की शंका नहीं हो सकती? हो सकती है। तो ठीक है, उत्तर सुनिए। तो यदि आपको लगता है कि हमने वर्णोच्चारण पढ़ ली है और अभी हम अष्टाध्यायी को उस रूप में ना तो कंठस्थ कर सकते, ना अभी हमारी पढ़ने की योग्यता है, तो उससे पूर्व आप संस्कृत को सीखने की दृष्टि से रचनानुवाद कौमुदी आदि पढ़ सकते हैं, और अष्टाध्यायी अर्थात व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत पठन पाठन की
अनुभूत सरलतम विधि। इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी। इसको पढ़ सकते हैं, इनसे भी आपको बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ी सरलता और बहुत कुछ। उनमें प्रकरण के आधार पर पंडित जी ने जो सरलतम विधि है उसमें प्रकरणों के आधार पर कारक प्रकरण इत्यादि इत्यादि इस रूप में उन्होंने दिया, तो उसको समझ लेंगे और आपको बहुत स्पष्टता हो जाएगी, फिर आप अष्टाध्यायी को पढ़ सकते हैं। ठीक है।